जय हिंद दोस्तों। एक सेकंड, स्लाइड ही बंद हो गया। ओके, क्या हो रहा है? ओके, जय हिंद दोस्तों। तो अपन स्टार्ट करेंगे बैगा ट्राइब का पार्ट बी। ठीक है, अब कुछ नए व्यूअर होंगे, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि सर अभी तो हमने पढ़ा ना पार्ट 2A में बैगा के ट्राइब के बारे में। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि उसमें जो मैंने पढ़ाया था वो बुकिश, जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उसके हिसाब से है। ठीक है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो किताब है ना, जहाँ से बहुत सारे टर्म्स उठाए जा रहे हैं। तो जो चीज़ कॉमन है उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, जो चीज़ नई है उसको मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये एक सोर्स के रूप में यूज़ हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे मैं उस दिन गया था, तो आप लोगों ने क्वेश्चन भेजे थे, मैंने उनके सोर्स बताए थे, है ना। तो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश की है, देखते हैं कितना काम आता है। क्योंकि जो नए नए प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत स्पेसिफिक टर्म पूछे जा रहे हैं जो किसी किताब में नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो मैं चाहता तो इसी बस को कंप्लीट कर देता, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से पूछे जाते हैं पुरानी किताबों में। जैसे वो जो लुगरा है, महिलाएं जो पहनती हैं इसको कपची कहते हैं, तो किस जाति में बोलते हैं? तो आपके बैगा में ही, है ना। इसीलिए तो एनीवेज सेम कंटेंट रहेगा, जो रिपीट होगा उसको मैं स्किप कर दूंगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं है उसको डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस प्रेजेंटेशन की स्पीड पहले से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, नई चीज़ों पे ही हम लोग ध्यान देंगे। परिचय, उत्पत्ति, बसावट, कहाँ पे रहते हैं, भौतिक संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सेम चीज़ जो पैटर्न उसमें था वही चीज़ है। ठीक है, बट इसमें कुछ नई चीज़ें दी गई हैं। पहला तो ये है कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 43 हो गए ना, पहले 42 थे, अब 43 जनजाति समूहों एवं उनके उपजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य किया गया है। इनमें से 5 जो अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट लक्षण आधारित मापदंड के आधार पे विशेष पिछड़ी जनजाति समूह रूप में घोषित किया गया है, मतलब पीवीटीजी, है ना। हमने पिछले लेक्चर में बताए थे 5, तो रिपीट नहीं करूंगा उसको। लेकिन क्वेश्चन आता है मेंस में कि कौन से पैरामीटर हैं जो डिसाइड करता है कि पीवीटीजी होगा कि नहीं होगा, विशेष पिछड़ी जनजाति होगा कि नहीं होगा। तो उनमें से पहला है स्थिर या कम होती जनसंख्या, या तो जनसंख्या उनकी स्थिर हो गई है या फिर लगातार घट रही है। दूसरा न्यून, मतलब साक्षरता की दर बहुत ही कम है। कृषि की आदिम तकनीक, जो पुराने तरीके से जो स्थानांतरित कृषि कर रहे थे उन्हीं पे अभी भी फोकस्ड हैं। और उनका जो आर्थिक पिछड़ापन है, ये उनके कुछ क्राइटेरिया हैं। तो इन 5 समूहों में से बैगा एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। बाकी 4 आप जानते हैं जो मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था। ठीक है, उनके कुछ साक्षरता और जनसंख्या आधारित फैक्ट हैं, इसमें आपको दिखेगा तो आपको याद भी रहेगा। तो 2011 की जनसंख्या है हमारे पास, उसके बाद तो जनसंख्या जनगणना हुई नहीं है। तो टोटल इनका पॉपुलेशन कितना है, लगभग 90,000 के आसपास, 89,744 है बैगा की पॉपुलेशन बेस्ड ऑन 2011 की जनसंख्या और जनगणना। और पुरुष कितने हैं, 44,847, और महिलाएं कितनी हैं, 44,897, मतलब लिंगानुपात है वो 1000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति, क्योंकि सेक्स रेशियो है एक बहुत बड़ा पैरामीटर है ना, किसी संस्था या समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। ठीक है, तो इनकी जो लिंगानुपात है वो 1001 है। ठीक है, शिक्षा कैसा है, कुल साक्षरता है इनका 32.17%, जिसमें 40% पुरुष साक्षर हैं और 24% महिलाएं। तो यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी कम है। ठीक है, फैक्ट्स को याद रखेंगे ये, क्योंकि ऑथेंटिक बुक से है। भौगोलिक वितरण हमने वहाँ भी पढ़ा था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं दिया था जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उनमें से एक है कोरिया, क्योंकि इनकी सर्वाधिक जो जनसंख्या है कबीरधाम और कोरिया में पाई जाती है। ठीक है, तो कोरिया में कहाँ पे, महेंद्रगढ़, खड़गवा, भरतपुर में इनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। कबीरधाम जीपीएम है, खैरागढ़, सॉरी राजनांदगांव, मुंगेली, ये सब तो हमने पढ़ा ही है। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में बहुत स्पेसिफिक जो उनके विकासखंड हैं उनको भी चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, बोडला और पंडरिया है, कोटा और तखतपुर है, तो ये आपको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो आपको याद रखना है कि बैगा का पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है। हो सकता है इस क्वेश्चन मतलब रिपीट हो जाए क्वेश्चन, तो आप लिख पाओगे। ओरिजिन की कहानी, तो मैंने वहाँ पे कहानी बताई थी, ब्रह्मा जी ने वो नांगर दिया और टंगिया दिया वाला। तो यहाँ पे एक दूसरी मतलब दूसरी कहानी यहाँ पे मेंशन है, तो आप दोनों को याद रखेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर कौन सा आएगा, कैसे लिखेंगे, ये सब नहीं आता प्रश्न, है ना। जहाँ पे ऐतिहासिक वस्तुएं या फिर साक्ष्य नहीं हैं जो आपके किंवदंतियों पे आधारित है,
उनके प्रश्न नहीं आते, आएंगे तो आप दोनों को याद रखेंगे, चिन्ह चिन्ह मतलब आप पहचान लोगे इसे। बैगा पौराणिक कथा के अनुसार पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पहले एक देवता थे जिनका नाम था नागा बैगा, जो भगवान शंकर का ही रूप था। नागा बैगा ध्यान लगाए हुए बैठे थे। उस समय संसार में जल ही जल था, थल कहीं भी नहीं था। जल में एक केकड़ा अपने दोनों डाह मतलब अपने दाढ़ा में बीच में कुछ मिट्टी दबाए हुए बैठा था। उसी समय वहाँ एक गिद्ध उड़ते हुए नीचे आया और केकड़ा से टकराकर वापस उड़ गया। तो केकड़ा टकराया, गिद्ध के टकराने से केकड़ा के दाढ़े में मतलब उसके जौ में, जो जौ मतलब समझिए ना, दाढ़ा तो आप समझ ही रहोगे, दाढ़े में जो मिट्टी रखी हुई थी वो ध्यान लगा के जो बैठा था बाबा उसके सामने गिर गई। तो नागा बाबा ने क्या किया, नागा बाबा ने उस मिट्टी को जल में घोलकर फैला दिया। वह मिट्टी जितना स्थान तक फैल गया वहाँ पे पृथ्वी बन गया। अब इस पृथ्वी पर नागा बाबा ने अपनी तपस्या द्वारा संतान का सृजन किया और उसे कमाने के लिए बैल, कुदाली और गैती दिया। इस प्रकार नागा बैगा द्वारा बनाए गए संतान ही बैगा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी किंवदंती है कि नागा बैगा ने कुछ संतानों की उत्पत्ति करी, वही नागा बैगा। तो प्रश्न जो आएगा ना तो वही होगा कि बैगा किससे अपनी उत्पत्ति मानते हैं, तो आपका आंसर होगा नागा बैगा से। पहली कहानी में भी थी, यहाँ पे भी था, नागा बाबा या फिर नागा बैगा, है ना। ग्राम की बसाहट कैसी होती है? छत्तीसगढ़ राज्य में बैगा जनजाति वनांचलों में निवासरत है। ये गांव के मुख्य बसाहट से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं। ग्राम में इनके निवास क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बैगा पारा। ठीक है, और इनकी बसाहट एक समूह या गुच्छे के रूप में होती है। इनके आवास के सामने या पीछे खाली जगह को लकड़ी के खंभे या टहनियों द्वारा घेरा जाता है, जिसे बाड़ी कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन सा प्रैक्टिस है अभी भी गाँव में। पीछे की जगह को ना घेर के बाड़ी टाइप का बनाते हैं जहाँ पे सब्जियाँ वो उगाते हैं लोग। घर के प्रमुख कक्ष में, जिसे बड्डे खोली बोलते हैं, है ना, बड़े खोली बोल दो, है ना, जहाँ पे लोग जो इनका वो है मुख्य कक्ष है जहाँ पे सोते हैं लोग, तो उसको बोलते हैं बड्डे खोली। इस कमरे का उपयोग बैगा दंपत्ति अपने सोने के लिए करते हैं। उसके एक कोने पर छोटा सा चबूतरा नुमा देवाला होता है, मतलब देवता का स्थान। उसी रूम में ही एक जगह में देवताओं को रखते हैं जिसकी ये लोग पूजा करते हैं। इसके बाहर के स्थान को घेर कर छत बनाया जाता है जिसे पर्ची कहते हैं। मतलब मान लो एक रूम है, वहाँ पे रहते हैं और सामने को थोड़ा ये बरामदा टाइप का बनाते हैं जिसको पर्ची बोलते हैं। ठीक है, इनका स्थान कौन सा है? रांधड़ घर। रांधड़ घर याद रखिएगा, जिसको रसोई घर बोलते हैं। एवं खाली समय में उठने बैठने के लिए इस स्थान का उपयोग रांधड़ घर, रसोई घर के रूप में एवं खाली समय में उठने बैठने के लिए किया जाता है। तो रसोई को इनको क्या बोलते हैं? रांधड़ घर बोलते हैं। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखेंगे आप। पारंपरिक आवास, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। वही जो मैंने बताया था कि खद्दर घर या फिर बन खद्दर, जो छत है मिट्टी का घर होता है, उसको खद्दर से ढकते हैं। कृषि उपयोगी पशुओं, बैल, भैंस, गाय के लिए घर के बाजू में कोठा बनाया जाता है। सुअर पालने वाले परिवार सुअर रखने के लिए पृथक से सूरा गुड़ा बनाते हैं। सूरा मतलब सुअर। ठीक है, मुर्गी रखने के लिए कुदरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, घर आमतौर पर मिट्टी की दीवारों पर, सेम चीज़ जो मैंने बताया था वहाँ पे, मिट्टी का बना रहता है, घास फूस से छाते हैं। ठीक है, घरेलू वस्तुएं, तो एक ये फोटो है, आप देख सकते हो, एक्चुअल फोटो है ना, जो इस प्रेजेंटेशन में सारी एक्चुअल फोटो हैं। बैगा जनजाति में रांधड़ घर, रसोई एवं एक छोटा सा चबूतरा दिखाई देता है, जो किचन में एक चबूतरा टाइप का बनाया है। देखो एक क्या बोलते हैं इसको, स्टेज, मतलब ये जो बनाया हुआ चबूतरा। और उसमें क्या रखते हैं? पानी रखने के लिए पीतल का बर्तन है, पानी लाने, खाना पकाने के लिए तबेला है, रोटी पकाने के लिए तवा है, सब चीज़ इसमें रखते हैं। ठीक है, तो ये किचन के बारे में इन्होंने कुछ फ़ोटो दिया है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। इनके कुछ कृषि संबंधित कुछ औजार हैं, जैसे कि आपका गैती रापा, ये कॉमन है तो नया आप कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भंडारण पात्र है, जैसे कि अनाज संग्रहण के लिए बांस निर्मित ये खुडरी एवं ईंट निर्मित लेप से बनाई गई कोठी बनाते हैं मतलब। और जंतुओं का शिकार करने के लिए धनुष बाण का उपयोग करते हैं। ठीक है, गुलेल का भी उपयोग करते हैं। तो कुछ नया चीज़ नहीं था इसमें। मछली पकड़ने के लिए कुछ उपकरण यूज़ करते हैं, जिसको ये दे मछलियों के शिकार के लिए बांस एवं मोहलाइन रस्सी। ये मोहलाइन रस्सी बहुत फेमस है ना, एक बार शायद प्रीलिम्स में कुछ आया था। तो मोहलाइन रस्सी जो है उससे ये लोग क्या बनाते हैं? कुमनी, चोरिया, छिटका, गड़ा, मोड़ा, कुरू, ये सब चीज़ें बनाते हैं। ये सब देखो, ठीक है, ये मछली वछली पकड़ने काम आता है। मापने के लिए कुछ उपकरण यूज़ करते हैं, जैसे धान को मापना है, अनाज को, तो पैली, बरिहा, कुरैया, काठा, ये सब उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? पात्रों के नाम हैं। आप सुने रहेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। जो नए एस्पिरेंट है घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये कैसे याद करेंगे।
हर चीज़ यार याद करने की नहीं होती या रटने की नहीं होती, बस सुनने की होती है ना। सुन लीजिए, वहाँ पे बन जाएगा। और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएंगे, जेनरिक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये देखिए ढेकी, जिन लोगों ने देखा नहीं होगा, हम लोगों ने बचपन में देखा है। तो ढेकी ऐसा होता है, ये इधर कोई अनाज डालते जाता है और बाकी जानते हैं आप, एक उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं। अब तो चलो मशीन आ गई है। पारंपरिक, जो पारंपरिक वस्त्र हैं, तो मैंने क्या बताया था उसमें, उसमें मैंने कपची का नाम लिया था ना, जो उनका महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। लेकिन ये जो कलरफुल एक जो जो ड्रेस है ना, उसको कुछ और बोलते हैं लोग। बैगा जनजाति में लोग आज भी अपने परंपरागत वस्त्र धारण किए दिखाई देते हैं। इनके परंपरागत वस्त्रों को क्या बोलते हैं? चौखाना मूंगी। अब ये आता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इसको आप कहीं लिख के रखेंगे कि कौन से जनजाति की महिलाएं के वस्त्र को चौखाना मूंगी बोलते हैं, तो ये बैगा जनजाति है। ठीक है, पुरुष क्या धारण करते हैं? बीरन माला, छूटा माला, पैर में पैजन। ये क्या हो गया? पुरुषों के आभूषण। महिलाएं क्या धारण करती हैं? ये दें, बेगरा फरिया साड़ी, फेटा सिर पर बांधने कपड़ा, खोपिया। तो ये सब इनके जो आभूषण है, ये कुछ उनके वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, चौखाना मूंगी और बेगरा फरिया, ये सब जो वर्ड है। ठीक है, ये एक्चुअल फ़ोटोज़ जो मैं आपको वहाँ नहीं दिखा पाया था, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर एक्चुअल फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, अब आते हैं इनका जो फेमस टर्म जो हमने वहाँ पे पढ़ा, वो है गोदना। ठीक है, बैगा का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको लिखना है, अगर आ गया लिखने के लिए, तो गोदना को नहीं भूलना है। ये सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। और बैगा जनजाति की महिलाएं विशिष्ट पहचान, उनके माथे पर मध्य में वी आकृति और उसके दोनों ओर चिड़ी के निशान एवं शरीर के विभिन्न अंगों पर गले, नीचे बाँह, कलाई, पैर में चिड़ी, मछली के कांटे आकार की आकृतियाँ बनाते हैं। चिड़ी बोल रहे हैं मतलब आप समझ रहे हो ना, माथा है ये देखो, तो यहाँ पे वी बना है और चिड़ी है इस टाइप का, जो आप ताश के पत्ते में देखते हो ना, उसी टाइप का। ठीक है, तो इसी टाइप का सब जगह आपको दिखेगा मेन, है ना। तो वी प्रकार का जो ये है फेमस है बैगा जनजाति में। मान्यता है कि शरीर गोदने मृत्यु पर उपरांत भी इनके साथ जाते हैं, मतलब मृत्यु के बाद भी ये जो गोदना है वो शरीर के साथ जाता है। ठीक है, मतलब ये गाँव में अभी भी प्रचलन है कि जब आदमी पुनः जन्म लेता है ना, तो गोदना वापस आता है, मतलब पहचान चिन्ह के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार पुरुषों के केसों के जुड़े के रूप में विशिष्ट बनावट लिए होती है, जो कि बैगा पुरुषों की विशिष्ट पहचान है। मतलब बैगा जो पुरुष हैं, उनके बाल हैं वो जुड़े की तरह रहते हैं। क्लैन स्ट्रक्चर, जो इनके जो मुख्य गोत्र है ना, बैगा जनजाति बहिर्विवाही गोत्र व्यवस्था वाला समुदाय है। मतलब अपने गोत्र में विवाह नहीं करते, तो सारी जनजातियों में मान के चलिए। ठीक है, और इनके प्रमुख गोत्र ये सारे हैं। उसमें भी मैंने बहुत सारा बताया था, इसमें कुछ नए नए गोत्र और दिखे मुझे, तो आप इनको भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। इनके गोत्र टोटमिक होते हैं। इनमें रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी नातेदारी पाई जाती है तथा परिहार एवं परिहास, देखिए ये टर्म आ रहे हैं। परिहास मतलब क्या होता है? परिहास मतलब ऐसे रिलेशन जिसमें मजाक चलता है ना। कौन सी जीजा साली में शायद मजाक चलता है ना, देवर भाभी में शायद मजाक चलता है। लेकिन परिहार मतलब क्या होता है? जिसमें दूरी बनाए, जेठ वाला रिलेशन जैसे है, ससुर बहू का जो रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं? परिहार। ये क्वेश्चन आया था अभी किसी एग्ज़ाम में, तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो छोटे छोटे टर्म्स लिखे हुए हैं ना, उसको इग्नोर मत मारिएगा, उसके मतलब समझ के रखिएगा। क्वेश्चन बन रहे हैं 2-2 नंबर से, और 2-2 नंबर से लोग अंदर हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं एग्ज़ाम में। विशिष्ट परिस्थितियों में परिवार के सदस्य एक दूसरे से संवाद हेतु माध्यमिक संबोधन का उपयोग करते हैं। बैगा जनजाति के परिवार सेम चीज़, पितृसत्तात्मक और पितृवंशी। ठीक है, ये आप जानते हो, आप उसमें नई चीज़ कुछ नहीं है। जीवन संस्कार, जन्म संस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो महिला है ना, जो प्रसव कराती है, उसको गौजी बोला गया है। ठीक है, हमने कहीं पे सुनमाई भी पढ़ा है, बट यहाँ पे गौजी टर्म यूज़ हुआ है, तो उसको आप याद रखेंगे। बैगा जनजाति में जन्म संस्कार छठी शुद्धिकरण नामकरण के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कोदो, उड़द दाल, हल्दी, नमक के साथ बनी खिचड़ी भात प्रसूता को खिलाई जाती है। और शिशु के नाल, जो नाल होता है ना, उसको घर की दीवार में मिट्टी से छबाई कर देते हैं। नाल है उसको घर की दीवार में छाप देते हैं, मतलब दबा देते हैं। सामान्यतः शिशु की नाल झड़ने के बाद या 2-3 माह में छठी संस्कार किया जाता है। इस अवधि तक प्रसूता के परिवार को शुद्ध नहीं माना जाता। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बस सुने रहोगे ना, तो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर पाओगे। शिशु का नामकरण उसके माता पिता या घर के अन्य बुजुर्ग सदस्यों द्वारा किया जाता है।
प्रसूता को पारंपरिक जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़ा पिलाया जाता है जिसे ओखद कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म याद रखेंगे, ओखद। तो हर पेज में अगर एक दो टर्म आ रहे हैं तो ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। गौजी जो आपकी प्रसूता कराने वाली महिला, और ओखद मतलब जो काढ़ा पिलाते हैं। ठीक है, ये आपका जीवन संस्कार रीति रिवाज, ये शायद फोटो वहाँ भी था क्या? एनीवेज, इसमें कुछ नया है नहीं। इसमें बस ये बोला गया है कि बैगा जनजाति में विवाह हेतु पहल वर पक्ष द्वारा की जाती है और प्राथमिकता किसको देते हैं? ममेरे फुफेरे को प्राथमिकता दी जाती है। हमने पीछे में ही पढ़ा था पुराने स्लाइड, पुराने प्रेजेंटेशन में, कि ममेरे फुफेरे जो रिश्तेदार हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जाती है। विवाह तय हो जाने पर इन्हें फलदान की रस्म होती है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं। इस रस्म में वर वधु एक दूसरे को छूटा माला पहनाते हैं। इसमें विवाह कार्य स्वजाति जानकार व्यक्ति के द्वारा संपन्न कराया जाता है जिसे दोषी कहते हैं। ठीक है, तो दोषी वर्ड को याद रखेंगे। जो विवाह कार्य संपन्न कराता है उसको दोषी कहते हैं बैगा जनजाति में। विवाह के दिन वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य के रूप में, जो मैं आपको उस टाइम बोल रहा था उस प्रेजेंटेशन में, सुख धन करके, और उसमें क्या लिखा था? खर्ची बोले थे। तो खर्ची सुख धन सब एक ही है। वर पक्ष जो है कन्या पक्ष को कुछ चीज़ें सामान देता है, जैसे कि चावल दाल हल्दी वल्दी, तो वही चीज़ें हैं। विवाह में बैगा युवक युवतियों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में सामूहिक नृत्य गायन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं आपका मृत्यु संस्कार। इसमें क्या है, ये भी बहुत आता है प्रश्न कि बैगा जनजाति में शवों को जलाने की प्रथा है, किंतु आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना या महामारी से मृत्यु होने अथवा बच्चे या अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने या किसी गर्भवती महिला की मृत्यु होने पर शव को दफनाया जाता है। तो दोनों टाइप की रस्म है। नॉर्मली जलाने की प्रथा है, बट कुछ आकस्मिक मृत्यु हो गई तो भाई उसको दफनाते हैं। इसमें 3 से 9 दिनों तक शोक चलता है और शुद्धिकरण जो संस्कार होता है उसको मादी बोलते हैं। एक और टर्म आपको मिला नया, मादी। ठीक है, इन सबको याद रखेंगे। बैगा जनजाति में मृत्यु संस्कार उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं और परलोक की समझ से गहराई से जुड़ी हुई है। ये समारोह समुदाय को शोक को संसाधित करने और मृत आत्मा की शांति के लिए शांति यात्रा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। आर्थिक जीवन के बारे में हमने पढ़ा ही था, तो इसमें क्या है? वनोपज का संकलन करते हैं, और जो कृषि पद्धति है वो है बेवर। पशुपालन भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, शिकार भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पढ़ लिया है, उसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। अर्थोपार्जन की दृष्टि से महुआ तेंदुपत्ता का संकलन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। अपनी कृषि प्रथाओं में बैगा जनजाति उत्पादन करती है कोदो कुटकी, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं उसमें। ठीक है, पेज बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कांग मड़िया, सब चीज़ें। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अब धार्मिक देवी देवता, तो जो हमने देवी देवता वहाँ देखिए, दूल्हा देव, ठाकुर देव, बाकेश्वरी देवी, उसके अलावा भी कुछ और देवी देवताओं के नाम हैं, एक बार आप देख लेंगे यहाँ पे। रातमय देवी, आजादाई, नागा बैगा, आजादादी, दूल्हा देव, मसवासी माता, मरा देव, सवरा मरा देव, बहुत सारे देवी देवता हैं इनके, तो उनको याद रखेंगे आप। बैगा जनजाति अपने विभिन्न तीज त्योहारों, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, किसी भी शुभ कार्य आदि की शुरुआत अपने कुल देवता की पूजा से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ है क्या? इनमें रसोई घर, मुख्य घर, घर के दरवाज़ा, पशु घर में देवी देवताओं का वास माना जाता है। मान्यता है कि बैगा जनजाति के लोगों को तंत्र मंत्र एवं जादुई शक्ति का ज्ञान परंपरागत रूप से प्राप्त है, जिसके द्वारा देवी देवताओं को मनाने भूत प्रेत, मशान, चुड़ैल आदि उतारने का काम करते हैं। साथ ही जड़ी बूटी देकर लोगों की बीमारी ठीक भी करते हैं, मान्यता है। ठीक है, धार्मिक प्रथाएं और गांव संरक्षण, तो ये लोग क्या करते हैं? गांव में अगर कोई बहुत बड़ी महामारी आ गई है तो उसको बचाने के लिए लोग ये करते हैं, डीह बैठाने का काम करते हैं। डीह बैठाना मतलब नया गांव बसाने का काम। उक्त के अलावा बैगा जनजाति के लोग डीह बैठाने, नया गांव बसाने, तो इस टर्म को याद रखेंगे, एवं महामारी आदि के प्रकोप से गांव को बचाने के लिए मंत्र पाठ द्वारा गांव को बांधने का कार्य करते हैं। और ये विभिन्न प्राकृतिक और अलौकिक खतरों से अपने समुदाय की रक्षा के लिए अनुष्ठान मंत्र शक्ति में विश्वास करते हैं। ये प्रथाएं उनकी संस्कृति के पहचान के रूप में हैं। ठीक है, बैगा समुदाय में आध्यात्मिक नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण सम्मान होता है। क्या लिख रहा है? स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर सामुदायिक निर्णयों तक विभिन्न मामलों के लिए परामर्श दिया जाता है। किनका? आध्यात्मिक जो नेता हैं या फिर जो उनके पौराणिक लीडर हैं इनके, उनका बहुत अच्छा स्थान है बोलना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं त्यौहार और उत्सव। लगभग हमने अक्ति पढ़ लिया है, हरेली पढ़ लिया था
ये देखो भादो माह में बाल बंधन या देवली मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। नवाखाई जानते हैं आप, कुंवार में मनाया जाता है। दिवाड़ी वही जो दिवाली है। छेरता आप जानती हैं, ये ना मांग लिखा है, ये पौष होना चाहिए। फागुन तो जान ही रहे हो, तो कुछ नया नहीं था इसमें। जो मैंने आपको बताया न्याय परंपरा कहाँ पे है, छूट गया लग रहा है, चलिए देखते हैं। तो पारंपरिक शासन प्रणाली क्या है? वही जो 5 जो होते हैं ना, मुकद्दम, दीवान, जिसको मोकड़दम बोल रहे हैं, पटेल, सम्रत, वही चीज़ें हैं। ये हमने पुराने स्लाइड में पढ़ लिया है, कुछ नया नहीं था तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। लोक परंपराएं क्या है? जो उनके ये जो रीना, माए रीना, कर्मा, झपेटा, झुलमी, झरपट, ये सारी सारी चीज़ें हम लोगों ने पुराने स्लाइड में देख ली है, मतलब जो पार्ट 1 था इसका, उसमें। तो नया कुछ नहीं है। 10 रेली नाच करा जाता है। बैगा जनजाति द्वारा लोकगीत एवं लोक नृत्य गाने एवं नृत्य की तैयारी का अभ्यास सावन माह में मनाए जाने वाले हरेली त्यौहार के दिन शुरुआत करते हैं, जो दशरेली नाच तक चलता है। बैगा जनजाति में दशरेली नाच का विशेष महत्व है। यह नाच दशहरे के समय 1 माह तक किया जाता है। तो दशरेली वर्ड आ रहा है, याद रखेंगे, और इतनी बार आ गया है कि इसका प्रश्न आ सकता है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ विशेष नहीं है, आप देख लेंगे। डेवलपमेंट, विकास, ये सब तो चल ही रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। फिर बस इतना ही था, है ना। समरी अब कर लेंगे कहाँ कहाँ पे है। भाषा, कौन सा भाषा समुदाय है? आर्य भाषा। जो देवता है सब तो हमने पढ़ ही लिए। और इसमें कुछ और है क्या? ये वाला, हाँ, झेला गोदना के बारे में एक फैक्ट और दिया है, लास्ट स्लाइड है, तो आप इसको याद रखेंगे। झेला गोदना बहुत विशेष कला है इनका, किनका? बैगा जनजाति का, ठीक है। गोदना परंपरा किसे? बादी जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो बार बार कुछ टर्म रिपीट हुए हैं, उन सबको याद रखेंगे, और यहाँ पे इस स्लाइड को ख़त्म करते हैं।